अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज की क्लास में हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं IFRS 15 का, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर जितने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रिटेन करना आप लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। तो आएँ जी, आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर हम जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करते हैं। रिवीजन मीन्स रिवीजन, ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाए। अच्छा जी, IFRS 15 जो कि है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, वो कहता ये है कि भाई आपको अगर रेवेन्यू बुक करना है तो आपने कुल मिला के 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। वो सबसे पहले ये कहता है कि भाई आप ये देख लें कि क्या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। अगर आपने ये देख लिया भाई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी तरफ से फुलफिल की जाने वाली मल्टीपल ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं। तो वो कहता है सबसे पहले आप ये देख लें कि भाई क्या उसके अंदर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। यानी अगर आपने कहा कि अगर आप बाइक बेचने लगे हैं तो क्या आप सिर्फ बाइक बेच रहे हैं या उसके साथ कोई सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं, तो आपके उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइक भी है और सर्विस भी है। तो ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई जब आपने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूदा मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस देख ली, तो अब देखें कि आपको ये सेटल करनी है। तो क्या मैं बाइक की डिलीवरी के वक्त पूरा रेवेन्यू बुक कर लूँ? नहीं, मैं सिर्फ रेवेन्यू उसका बुक करूंगा जो कि बाइक की कीमत होगी। तो जो बाकी सर्विसेज हैं वो कर सब जब आप उसको प्रोवाइड करेंगे। तो वो कहता ही है कि भाई जब आपने ये देख लिया कि आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी तय पाई है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आप ये देखें भाई उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है। फिर आप क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करेंगे, उस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करेंगे ओवर दीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे जैसे जो सेटल होगी वैसे वैसे उसका रेवेन्यू बुक होता रहेगा। तो वही आखिर में कहता है कि भाई रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड। अब इसकी एक बेसिक एग्जांपल कर लेते हैं हम जल्दी से। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन जनवरी 1, 2019 AMK लिमिटेड सोल्ड अ बाइक टू कस्टमर अलॉन्ग विद द 3 ईयरली मेंटेनेंस सर्विसेज। तो हमने कहा कि भाई जिसकी टोटल प्राइस कितनी है 1,35,000। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, वन इज प्रोवाइडिंग बाइक एंड सेकेंड इज मेंटेनेंस सर्विस। अच्छा भाई, फिर वो कहता है कि भाई टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है। हमने कहा कि भाई हमारे पास जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जो हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ रही है वो आ रही है कोई कुल मिला के 1,35,000 रुपये की, वो ये आ गई। अच्छा भाई, फिर वो कह रहा है कि भाई ये जो 1,35,000 रुपये की टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आप इसको एलोकेट कर दें बाइक और सर्विसेज पे। मैंने कहा बाइक की स्टैंड अलोन प्राइस कितनी है। मैं थोड़ा क्विक करूंगा क्योंकि आप लोगों को पता है स्टैंड अलोन प्राइस मार्केट में अगर से बाइक बेचें तो कितने की बिकती है, 1,20,000 रुपये की। सही है जी। और मैंने कहा अगर सर्विसेज दें तो वो कहता है भाई 10,000 रुपये पर एनम, और हमने कितनी दी है 3 ईयरली सर्विसेज। तो मैंने कहा 10,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो ये आ गया। हमने कहा अगर मैं इसका सम करूं तो टोटल मार्केट वैल्यू इन दोनों की सिर्फ सेपरेटली अगर दें तो ये बनती है। अच्छा, फिर वो कहता है कि भाई आप एक काम करें, एलोकेशन कर दें, और एलोकेशन के बेसिस जो होते हैं, एलोकेशन के जो बेसिस होते हैं वो होती है स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस उसके रेशो के अंदर। तो मैंने कहा 1,35,000 को मैं डिवाइड कर दूँ 1,50 से, सही है जी, और मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इससे। फिर मैंने कहा सर मैं वापस से 1,35,000 को डिवाइड कर दूं इससे और मल्टीप्लाई कर दूं इससे। तो मैंने कहा कुल मिला के मेरे पास देखें ये 1,35,000 बढ़ गया इसमें। अब मैं कह रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये एक बाइक का रेवेन्यू है, सही है जी, और ये 3 सर्विसेज का रेवेन्यू है। अब वो कहता है जैसे जैसे आपने जो बल्ली सेटल की वैसे वैसे उसका रेवेन्यू बुक करते रहो। तो हमने सिंपल क्या किया, हमने सिंपल ये किया कि आज उससे कैश ले लिया, आज हमने उससे कैश ले लिया, सही है जी, हमने रेवेन्यू ऑफ बाइक बुक किया, सही जी। बाकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो मुझे अभी सेटल करना बाकी है। तो मैंने कहा भाई आप पहले तो 1,35 ले लें,
बाइक आपने डिलीवर कर दी, ये कर दें, और बाकी आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, आपने इसका भी रेवेन्यू बुक नहीं किया, और जो बाइक आपने निकाल दी उसकी COGS बुक कर लेना। सही है जी। इसके बाद आप अज्यूम करें कि 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया, तो जब 1 साल गुजर गया आपके पास, जब 1 साल गुजर गया आपके पास, तो आप क्या करेंगे सर? आप सिंपल ये काम ये करेंगे, कैश तो आपने ऑलरेडी ले लिया था, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट, कितने से सर? सर्विस रेवेन्यू डिवाइड बाय 3। सर 3 क्यों किया भाई? 1 साल हुआ है ना, बाकी 2 साल होगा, 2 सालों में बुक करोगे। तो सर ये थीम थी आपकी स्टैंडर्ड की, जो बेसिक मैंने आपको बताई कि भाई आपने 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, जो कि मैं पूरे रिवीजन में बताता रहूँगा। पहला, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है? मल्टीपल भी हो सकती हैं। उस मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस की ट्रांजैक्शन प्राइस देखो, अलग अलग नहीं दी हुई है तो बेटा उसको एलोकेट करो। कैसे एलोकेट करेंगे? मार्केट प्राइस के रेशियो के अंदर, जो मैंने किया। फिर आपने कहा जैसे जैसे जो सेटल करते जाओ वैसे वैसे उसका रेवेन्यू बुक करते जाना। बात क्लियर है? तो सर ये तो हमने एक बेसिक आइडिया आपके साथ डिस्कस कर लिया, जो बेसिक थीम थी आपकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन की। फिर वो कहता ये है कि भाई आपने ये सीख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देखनी है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बाद ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है, और ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन के बाद आपने ये देख लेना है कि भाई जब जब जो सेटल होगा तब तब उसका रेवेन्यू बुक होगा। क्या कह रहा हूं? जब जब जो सेटल होगा तब तब उसका रेवेन्यू बुक होगा। अब वो कहता है ये तमीज सीख लो कि रेवेन्यू कब कब बुक होगा, या तो एट पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम। तो वो कहता है मैं आपको कंडीशंस बताता हूं कब आप पॉइंट इन टाइम पे यानी बेचते वक्त ही रिकॉर्ड करेंगे, कब आप ओवर टाइम रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, कब आप पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करेंगे, कब आप ओवर टाइम रिकॉर्ड करेंगे। तो वो है रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू का प्रिंसिपल, जो हम आखिरी चौरंगी से कनेक्ट कर रहे हैं। आगे जी, वो कहता ये है कि भाई आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो आपने देखी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी, उसके ऊपर आपको रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है, अभी हम वो सीख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का तरीका या तो होगा पॉइंट इन टाइम, जैसे मैंने अभी बाइक की एग्जांपल दी आपको पिछली वाली, उसमें आपने बाइक का रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड किया था? सर आपने जब बाइक बेची, इसको कहते हैं पॉइंट इन टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट इन टाइम। फिर ओवर टाइम क्या होगा भाई? ओवर टाइम होता है ओवर द पीरियड। एग्जाम्पल देता हूं, आपने मुझसे लेक्चर खरीदे, मैं आपको अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, सही है जी। अच्छा, आपका और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने महीनों का है? 6 महीनों का है, क्योंकि आपकी एग्जाम 6 महीनों में आती है। अब मैंने अगर 2 टॉपिक पढ़ा दिए, तो क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जितने टॉपिक हो जाएंगे उतनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल? नहीं, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है पूरे कोर्स का। आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? पूरे कोर्स का। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब अपना रेवेन्यू ऐसे रिकॉर्ड करूंगा जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाता हुआ जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटल की? जब जब आपको पढ़ाता गया, जब जब आप उसके बेनिफिट लेते गए। तो वो ये कहता है कि भाई अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कस्टमर सामने वाला साइमल्टेनियसली बेनिफिट ऑब्टेन कर रहा है, तो उस केस के अंदर आप रेवेन्यू ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करोगे। यानी आपसे मैंने फीस ले ली पूरे 6 महीने की, तो जैसे जैसे मैं अपने लेक्चर्स आपको देता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं अपना वो पैरामीटर कंप्लीट करता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करता रहूंगा। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि आप पैसे लेते ही रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, और वो कब तक लायबिलिटी है? जब तक मैं अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं कर देता। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेरी कितनी है? एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने ना, एक सब्जेक्ट के पैसे दिए, तो क्या रेवेन्यू पूरा बुक कर लूँ? नहीं, आई विल बुक रेवेन्यू एज एंड व्हेन आई विल सेटल माई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बात क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, मेरी थीम ये है, प्लीज सुनिएगा, क्योंकि मैंने बोला फिजिकल वाला केस था। अच्छा, अब मैंने कहा आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि भाई आपने कहा कि भाई आपने वन टाइम लेक्चर दे दिया मुझे पोर्टल पे पढ़े में, बस मुझे वही चाहिए। तो अगर मेरा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि मैं लेक्चर बेच के फारिग, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन खत्म, तो फिर मैं ओवर टाइम नहीं जाऊंगा, मैं पॉइंट इन टाइम जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा काम क्या था? आपको बस लेक्चर देना और आप जाने, आपका काम जाने। तो उस केस के अंदर मैं पॉइंट इन टाइम बुक करूंगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कस्टमर कैन ऑब्टेन बेनिफिट साइमल्टेनियसली एज द एंटिटी परफॉर्म्स। तो मैं जब परफॉर्म करता गया, बेनिफिट लेते गए। बात समझ आ रही है? एक और चीज मैंने कहा कि भाई आप एक इदारे में गए, आपको पता लगा उस इदारे ने, जिस इदारे की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, सही चीज़, वो इदारा क्या करता है? वो जेनिटोरियल सर्विसेज देता है, सफाई सुथराई की। तो लेट से अगर मैं ईवाई में काम करता हूँ, तो ईवाई के अंदर, सही है, हमने जो पीएन्स वगैरह रखे हुए हैं, जो सफाई सुथराई वाले रखे हुए हैं, वो हमने अपने खुद के हायर नहीं किए हुए,
वो किसी कंपनी से मंगवाए हुए हैं। उनका काम क्या है, ऐसे लोगों को फराहम करना। अच्छा, उनका क्या होता है, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मुझे बताओ, जो हमने पूरे साल के पैसे दिए उस जेनिटोरियल कंपनी को, तो क्या वो रेवेन्यू वन टाइम बुक कर लेगी? नहीं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स हम साइमल्टेनियसली कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना कि वो बोलेगा कॉल करके यहाँ पे बाथरूम साफ कर लिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा नहीं है ना। साइमल्टेनियसली तो वो बोल रहा है भाई ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सामने वाला बंदा साइमल्टेनियसली बेनिफिट रिसीव कर रहा होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेवेन्यू ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करते हैं। बात क्लियर है? अच्छा भाई आगे फिर वो कहता है कि भाई अगर आप एक एसेट बना रहे हैं और एसेट बना रहे हैं उस कस्टमर की जगह के ऊपर जिसको कस्टमर खुद कंट्रोल करता है। यानी एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल ये है कि भाई मैंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने बोला भाई मैं बिल्डिंग बना के दे रहा हूं। अच्छा, सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई बिल्डिंग बनाओगे मेरी जगह के ऊपर। मैंने कहा आपकी जगह के ऊपर? उसने बोला भाई ये लैंड है, यहाँ पे तुम बिल्डिंग बना के दो। मैंने कहा सही है भाई, आपको बना के देंगे। तो मैंने लेट से कि भाई मैंने बुनियाद डाल दी, तो बुनियाद डाल दी मैंने, तो क्या बुनियाद का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूँ? यस, क्योंकि भाई मैंने जाहिर सी बात है उसको जब बुनियाद बना के दे दी तो मैं उसको बिल करूंगा ना, वहाँ पे बिल करूंगा तो मेरा रेवेन्यू है वो। तो समझने की बात यह है कि सामने वाला बंदा इस केस के अंदर उस जगह को कंट्रोल कर रहा है। वो ये तो नहीं कह सकता ना, मेरी नज़र में बुनियाद नहीं डाली, बोलूंगा चसी तेरी ज़मीन पे है बुनियाद और मैं तुम्हारे लिए प्लस लगा दी है, मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, एक माला हो गया उसका रेवेन्यू, दूसरा माला हो गया उसका रेवेन्यू। तो मैं टेक्निकली इस केस में रेवेन्यू ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करूँगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला बेनिफिट इसके साइमल्टेनियसली ऑब्टेन कर। देखो लिखा हुआ है, इफ एसेट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और एनहांस्ड कस्टमर हैज द कंट्रोल ऑफ एसेट। यानी यहाँ पे एसेट का कंट्रोल किसके पास है? कस्टमर के पास है। बात समझ आती है? तो जब एसेट का कंट्रोल कस्टमर के पास है, देखो सिंपल सी बात है, आप कोई काम कर रहे हैं जिसका कंट्रोल कस्टमर के पास है, तो आप कहेंगे आप रेवेन्यू बुक करेंगे ओवर द पीरियड, दैट्स इट। बात क्लियर है? आगे फिर हमने कहा कि भाई कंडीशंस के अंदर इफ एसेट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड कंट्रोल हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, यानी अब ऐसा केस है कि कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एसेट बना रहे हैं कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट शर्त है, शर्त यह है कि भाई एंटिटी के पास लीगल राइट है कि उसने जितना काम कर लिया उसको पैसे मिलेंगे और उस एसेट का जो बेनिफिट है कोई और ले ही नहीं सकता। उस एसेट का जो बेनिफिट है वो कोई और ले नहीं सकता। मैं एग्जांपल दूं कि भाई अगर एक कंपनी है, जैसे लेट्स से अभी कोविड आया था, तो कोविड के लिए किसी जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं उनको कहा गया कि भाई आप ये जो है फार्मूला बनाएं। अच्छा, जब फार्मूला बनाया, कंट्रोल तो मेरे पास ही ना, उसके पास तो है ही नहीं ना, मैं उसके प्रेमिसेस पे बना रहा हूँ। तो जब मैं फार्मूला बनाने लगा तो फार्मूला जब मैं बना रहा था कंट्रोल मैं कर रहा हूँ, पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि भाई जितनी चीज़ बन गई, जितना फार्मूला बन गया उसके आपको पैसे मिलेंगे। तो ऐसी बात है किसी और का यूज़ का ही नहीं है, क्योंकि वही यूज़ करेगा जो बनवा रहा है। तो बात समझने की ये है कि मेरा उस हद तक राइट है, जब जिस हद तक मेरा राइट है तो मैं रेवेन्यू कैसे बुक करूंगा ओवर द पीरियड, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो सर समझने की बात यह है कि अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हुई तो आप रेवेन्यू बुक करेंगे कैसे सर? पॉइंट ओवर टाइम, यानी ओवर द पीरियड। और अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप रेवेन्यू बुक करेंगे पॉइंट इन टाइम। बात क्लियर है? तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि भाई अगर सामने वाला बंदा साइमल्टेनियसली बेनिफिट ऑब्टेन कर रहा है तो रेवेन्यू रिकग्निशन विल बी ओवर टाइम। अगर आप एसेट बना रहे हैं उस बंदे की कंट्रोल की गई जगह के, तब भी पॉइंट ओवर टाइम। और कंट्रोल वो नहीं भी कर रहा, पर जितना आपने काम कर लिया उसके आपको पैसे मिलेंगे। और वो एसेट किसी और तरफ डायरेक्ट नहीं हो सकता, तब भी पॉइंट ओवर टाइम। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमने कहा कि सर अब हम सीखते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। एक बेसिक रिवीजन है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास आते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी जेनिटोरियल सर्विसेज की, अगर हम किसी कंपनी को जेनिटोरियल सर्विसेज देते हैं तो मैंने कहा उससे मैंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है 6 लाख रुपए का। यानी मैंने उससे क्या किया, मैंने कहा भाई 3 साल के 6 लाख रुपए मुझे आज दे दो। तो जो 3 साल के 6 लाख रुपए उसने मुझे आज दिए, मैं पूरा रेवेन्यू बुक नहीं करूंगा, उसको डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। तो एक साल में 2 लाख रुपए, दूसरे साल में 2 लाख रुपए, तीसरे साल में 2 लाख रुपए, ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा ओवर टाइम स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो ये हमने सीखा हुआ, अभी ये क्लासेस में आपने जहां से भी पढ़ा वहां पे भी सीखा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले आपका स्टेप ये होता है कि आप निकालते हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, यानी जो आपको ठेका मिला है बनाने का, तो आप देखते हैं पूरा रेवेन्यू कितना है पूरे कॉन्ट्रैक्ट टर्म का, उसमें से पूरी कॉस्ट कितनी लगेगी वो माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। लिखा हुआ क्या, देखो कैलकुलेट ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी कैलकुलेट द ओवरऑल रेवेन्यू, कॉस्ट इनकर्ड, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। सही जी। इसके बाद आपको टोटल प्रॉफिट मिल गया। टोटल प्रॉफिट जो आप कमाएंगे, कमाया नहीं है मैं बोल रहा हूँ, कमाएंगे, ये पूरा प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्ट का।
कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये है कि बिल्डिंग बना के देनी है, आपने ट्रांजैक्शन प्राइस देख ली, जो खर्चा होगा वो सोच लिया, अभी हुआ नहीं है, खर्चा होगा वो सोचा है, आपने देख लिया कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है, आगे फिर वो कहता ये है कि भाई अब जब आपने प्रॉफिट देख लिया पूरा, तो अब आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन का मतलब ये है कि भाई आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, प्लीज़ सुनिएगा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन का मतलब ये है कि आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कितना % कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अभी सीखा कि अगर मैं एक एसेट बना रहा हूँ और ऐसी जगह पे बना रहा हूँ जिसको कस्टमर कंट्रोल कर रहा है, तो वो साइमल्टेनियसली इसके बेनिफिट्स ऑब्टेन कर रहा है, तो आपका रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक होना चाहिए। बट ओवर द पीरियड बुक करने के लिए व्हाट यू नीड टू नो कि एसेट कितना कंप्लीट हो चुका है। बात क्लियर है? तो ये हो गया। तो वो कहता है भाई एसेट कितना कंप्लीट हो चुका है, ये मालूम करने के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अच्छा सर, इनपुट बेसिस का मतलब ये है कि भाई आप ये देख लें कि आपने आज तक खर्चा कितना कर लिया, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट इंकर्ड टू डेट, और उसको डिवाइड करते हैं टोटल कॉस्ट से, यानी जो टोटल कॉस्ट लग चुकी और लगेगी सबसे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जितनी कॉस्ट मैं लगाऊंगा इन टोटलिटी उसके मुकाबले में कितनी लगा चुका हूँ, तो इतना % ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया इनपुट बेसिस को यूज़ करके स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का तरीका। अब ये आपके पास परसेंटेज आ गई, इतना % काम हो चुका है, ये हम कह रहे हैं। दूसरा तरीका, एक्सपर्ट को बुलाओ और बोलो भाई तू बता तेरी नज़र में कितना चाहिए। तब होता है जब सामने वाला कहता है कि भाई आप मुझे बिलिंग तो करोगे ना, यानी मैं तो ऐसी बात है बिल्डिंग बना रहा हूँ ना, मैं तो उसको बिलिंग करूँगा। तो वो कहता है कि भाई तुम फिर इसमें गेन करोगे, तुम्हारा कितना खर्चा हो, तुम ज़्यादा बिलिंग भी कर सकते हो। तुम एक्सपर्ट को बुलाओ, वो तुम्हें वेरीफाई करके देगा, ठप्पा लगा के देगा, तुम्हें भी मुझे भी कि इतना % काम हो चुका है। तो वो जब ठप्पा लगा के देगा एक्सपर्ट, तो उस पर हम कहेंगे इतना % काम हो चुका है, तो वो भी एक स्टेज ऑफ कंप्लीशन ही है, यानी वो आउटपुट बेसिस, यानी वो आउटपुट देख के बताएगा अच्छा भाई 2 माले बन चुके हैं, 2 मालों का रेवेन्यू इतना बनता दे दो उसको। यानी 5 माले की बिल्डिंग है तो हम कह रहे हैं भाई 2 माले बन चुके हैं, तो 2/5, तो ये हो गया आउटपुट। तो खैर दोनों जो केसेस हैं वो ऑल टुगेदर हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का तरीका। अच्छा, जब ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपने निकाल लिया, तो आप ये देखें कि लेट से 30% काम हो चुका है, तो इस 30% काम को आप टोटल रेवेन्यू से, जो ऊपर आपने देखा था कि पूरा कितना कमाओगे, उसमें से इतना हिस्सा आज तक का बुक हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, प्रिपेयर करें एज एड P&L। क्या प्रिपेयर करेंगे? एज एड का P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने कहा भाई एज एड का P&L बना दो, तो एज एड तक इतना रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। तो कॉस्ट पे परसेंटेज लगाओगे तो आपको पता लगेगा एज एड की इतनी कॉस्ट आपके P&L में चार्ज हो जानी चाहिए, तो आपके पास एज एड का प्रॉफिट आ गया। फिर वो कहता है कि भाई इसके बाद आप बना दें फॉर द ईयर का P&L। फॉर द ईयर का P&L का मतलब ये है कि पहले साल में अगर आपने 30% काम किया, तो 30% रेवेन्यू, 30% कॉस्ट आपके P&L में चार्ज हो जानी चाहिए, क्योंकि आपने कितना कंप्लीट कर लिया ना, तभी तो ओवर द पीरियड का कॉन्सेप्ट है, वरना तो आप वेट करें आखिर तक। अगर लेट से एग्जांपल दे रहा हूं, आप एक ऐसे कंस्ट्रक्टर हैं जो बिल्डिंग बनाकर फ्लैट बेचते हैं, तो चीज़ भी आपकी, कंट्रोल भी आपका, तो आप क्या करेंगे, जितना भी खर्चा करेंगे सब इन्वेंट्री में डालते रहेंगे, और फिर जब बेचेंगे तब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल होगी। ये कहलाता है पॉइंट इन टाइम। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ओवर टाइम की। बात क्लियर है? खैर अब सुनिएगा, तो मेरी एग्जांपल के अंदर अगर आपने 30% काम किया, तो 30% का रेवेन्यू पहले साल में बुक हो जाना चाहिए। अच्छा, मेरी एग्जांपल में अगर आपने दूसरे साल तक 70% का काम कर लिया, तो 30 और 40 का डिफरेंस दूसरे साल में 40% बुक हो जाना चाहिए, यानी फॉर द ईयर बनता है ना P&L। तो पहले आप एज एड निकाल लें, दोनों का डिफरेंस फॉर द ईयर निकाल लें। हमने क्लासेस में सीखा हुआ भी, अभी रिकैप भी कर लेते हैं। अच्छा, रेवेन्यू जो हम कमाते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग टर्म, तो वो कहता है भाई यूनिफॉर्म बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है 6 लाख रुपए कमाने के लिए, तो मैं सिंपल एक काम ये करूंगा मेरे बच्चों, कि मैं उस 6 लाख रुपए को डिवाइड करूंगा 3 से, हर साल 2-2 लाख रुपए का रेवेन्यू बुक करूंगा, कहानी खत्म। क्लियर है? तो सर आए हम इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, इसके ऊपर हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। सही जी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये रही। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है भाई उस्मान लिमिटेड जो है वो इंगेज है बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स। द कंपनी वाज अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन जुलाई 1, 2016 for making a software which would take 3 years to complete. Long term contract हो गया, integrate into the main system of the client. Details of the cost incurred, expected costs and revenues are as under. यानी भाई अब ये सारी आपको डिटेल दी हुई है। उसने कहा भाई ईयर 0 के अंदर जो रेवेन्यू हम एस्टिमेट कर रहे थे वो इतना होगा, और ये और जाहिर सी बात है इन्फ्लेशनरी क्लॉजेस होते हैं, तो ईयर 1 के अंदर देखो मैं कितना कह रहा हूँ, कितना कमा लूंगा, 264,000। मैंने सबसे पहले क्या किया,
ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकाल दी। आपसे पहले साल को देखें तो 2,64,000, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 2,64,000 का मैंने टोटल रेवेन्यू रखा वरीयरा कॉन्ट्रैक्ट का। फिर मैंने कहा भाई कॉस्ट टू डेट कितनी लग चुकी है, मैंने कहा 64944, मैंने ये रख ली, मैंने कहा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट दी हुई है 216,480। तो सर आपने नीचे लिखी हुई है 151,536। भाई आप मुझे सिंपल एक बात बताएं, अगर आप यहां पे कैलकुलेट कर लें साथ साथ, तो मैंने क्या कहा 216,480 में से मैं माइनस कर दूं 64944, तो ये आ गई 151,536। यानी मैं कह रहा हूं मुझे मजीद इतनी कॉस्ट लगानी है, ये है फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट। पर अगर मुझे टोटल कॉस्ट देखनी है वो तो 216,480 ही है ना। कैसे सर 216,480? आप सिंपल एक काम करें, 64944 प्लस 151,536, 216,480, आपकी टोटल कॉस्ट इतनी है, जिसमें से इतनी आपकी 64944 लग चुकी है। मैं साथ साथ आपको एंट्रीज भी बता देता हूँ, अभी आपने पता है क्या एंट्री बनाई होगी, कॉस्ट टू डेट तक की। कॉस्ट टू डेट मतलब आपने इतना खर्चा कर लिया, इतना खर्चा कर लिया का मतलब ये है कि आपने इन्वेंट्री CWIP डेबिट किया और कैश क्रेडिट कर दिया, दैट्स इट, ये हुआ है। अच्छा, अब आपने निकालना है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। मैं अगर आपको स्क्रीन पे दिखाऊं कि पहले साल का स्टेज ऑफ कंप्लीशन मैंने निकाला है इनपुट बेसिस को यूज करके, तो इनपुट बेसिस के अंदर मैंने सिंपली क्या किया मेरे बच्चों, मैंने कॉस्ट टू डेट को टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। मैंने कहा 30% काम हो चुका है मेरा। अच्छा, मैंने कहा जब ये 30% काम हो चुका है तो मैंने सिंपल पता है क्या किया, मैंने कहा कि मेरे पास जो पूरा रेवेन्यू है 264,000 का, जो मैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे कमाऊंगा, पर मुझे राइट है ओवर द पीरियड बुक करने का, बट ऐसा नहीं अपने हिसाब से, जितना कंप्लीट हुआ है उतना तो मैं रेवेन्यू कितना बिल करूंगा उसको, मैंने कहा भाई मैं उसमें रेवेन्यू बुक कर लूंगा कोई 30% का। तो मेरे पास यहाँ पे देखें 79,200 का ये रेवेन्यू आपके सामने अपेरेंटली दिख भी रहा है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई जब 30% का मेरा रेवेन्यू बुक हो चुका है तो 30% की कॉस्ट भी हो जानी चाहिए। तो मैं अगर सिंपल 216,480 को मल्टीप्लाई कर दूं 30% से, तो ये 64944 वही, क्योंकि उसी को डिवाइड करके निकाला है। तो मैंने एक एंट्री बनाई होगी COGS डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। दिस अप्रोच अलाउज मी टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर द पीरियड। बात क्लियर है? अच्छा भाई, अच्छा सर, अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पहले साल तक, क्योंकि पहले ही साल हुआ है ना, तो 14256 का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए, वो ये रहा। तो ऐसी बात है, रेवेन्यू COGS बुक करोगे तो वो हो जाएगा। तो मैंने कहा फॉर द ईयर का PNL भी यही है कि 14256। अच्छा, मैं दूसरे साल पे आ गया। आप, मैंने कहा दूसरे साल पे मैं आपके सामने की बात कर रहा हूँ, मैं मजीद कितने पैसे लगा चुका हूँ उस दिन तक। तो आपने कहा कि भाई देखिए यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है 128,520 तक के पैसे आप लगा चुके हैं। ये रहा भाई 128,520 के आप पैसे लगा चुके हैं, वो देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया इस वर्किंग के अंदर 128,520। अच्छा, जब मैं 128,520 तक के पैसे लगा चुका हूं, मैं मजीद कितने लगाऊंगा? तो मैंने क्या किया कैलकुलेट कर लेते हैं। 229,500 की मेरी टोटल कॉस्ट है जो मुझे लगानी है, उसमें से आज तक यानी 2 सालों की कुल मिला के कितनी लगा चुका हूं 128,520। तो मैंने कहा कि मैं मजीद आगे एक साल में कितनी लगाऊंगा 100,980, ये आ गया। तो मैंने कहा टोटल कॉस्ट स्टिल 229,500 रहेगी, उस पर कोई दो राय नहीं है, वो उतनी रहेगी। आगे सुनिएगा मेरे बच्चों, मैंने कहा कि मेरी अब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो गई 40,500। सर पहले तो आप कह रहे थे 47,520, भाई इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट की वजह से नुकसान हो गया, पर अगेन सब कुछ एक साथ नहीं बुक कर रहा, ओवर द पीरियड करूंगा। बात क्लियर है? तो मैंने कहा है देखते हैं मैं दूसरे साल तक कहां तक पहुंच चुका हूं, मैं दूसरे साल तक कहां तक पहुंच चुका हूं, ये मुझे देखना है। अच्छा सर, अब देख लेते हैं कि अब मैं कितना % काम आज तक कंप्लीट कर चुका हूं। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली ये किया कि भाई 128,520 को डिवाइड कर दिया 229,500 से। तो मैंने कहा भाई टोटल कुल मिला के इन कंपैरिजन ऑफ टोटल कॉस्ट में 56% काम कंप्लीट कर चुका हूं। अच्छा, 56% का मतलब यह है कि आज तक 56% तक का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिंपल 56% को टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट से कमाना है मुझे, मैंने उससे मल्टीप्लाई किया। तो देखिए 151,200 का रेवेन्यू आज तक बुक हो जाना चाहिए, आज तक। और फिर मैंने कहा कि अगर मैं 56% को मल्टीप्लाई कर दूं टोटल कॉस्ट से 229, तो 128,520 तक की कॉस्ट चार्ज हो जानी चाहिए, तक की इसलिए कह रहा हूं एज एड बना रहा हूं। और उसके बाद
22,680 का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए आज तक। तो पीएनएल तो फॉर द ईयर बनता है ना। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने अब 151,200 में से माइनस कर दिया 151,200 में से आप अगर माइनस कर दें, इसको पहले क्लोज करते हैं, 151,200 में से आप माइनस कर दें 79,200, तो आपके पास देखिए 72,000 का फॉर द ईयर का रेवेन्यू आ गया। क्लियर है, वो ये रहा। फिर आपने क्या किया कि 128,520 में से माइनस किया 64,944। अच्छा, ये बात तो समझते हो ना कि कॉस्ट टू डेट में से पिछली कॉस्ट टू डेट माइनस करूंगा तो आपका फॉर द ईयर का खर्चा आ जाएगा। ये वो अमाउंट है जो आपने पहले इन्वेंट्री में कैपिटलाइज की होगी, अब पीएनएल में चार्ज कर रहे हो 63,576, और आपका फॉर द ईयर का प्रॉफिट आएगा 8424। तो अगर मैं देखूं, मैं 8424 में अगर मैं प्लस करूं अपना 14256, तो आप देखें 22680 का 2 सालों में प्रॉफिट बुक हो गया। अगले साल भी आप यही करेंगे कि 100% बुक हो जाएगा, तो 100% का डिफरेंशियल आपका आ गया 16,800। तो सर ये कहानी थी हमारी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की। बात क्लियर है जी? तो इसको आप यहां तक रखें और फिर हम अगली क्लास में अच्छा सर, अब हम शुरू कर लेते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब व्हाट डज इट मीन बाय सर्विस कॉन्ट्रैक्ट? सर वही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि भाई अगर मैं जेनिटोरियल सर्विसेज दे रहा हूं और सामने वाला बंदा उसके बेनिफिट साइमल्टेनियसली अज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकलता, यहाँ पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन टाइम बेस होता है, ईयर बेस होता है। तो इस सवाल को देख लें ताकि यहाँ पे भी क्लैरिटी आ जाए। मशकूक लिमिटेड प्रोवाइड्स क्लीनिंग सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री टू कॉर्पोरेट्स। द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद फहद लिमिटेड टू प्रोवाइड क्लीनिंग सर्विसेज ओवर 3 years पीरियड, यानी 3 साल का पीरियड है, एट अ कंसिडरेशन ऑफ ₹9,60,000, यानी मुझे 9,60,000 रुपये मिलेंगे। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। तो मैं अगर सिंपल मेरे बच्चों में अगर 9,60,000 रुपये डिवाइड कर दूं 3 से, तो 3,20,000 रुपये का मुझे हर साल रेवेन्यू बुक करना चाहिए। मेक सेंस? अच्छा भाई, फिर कंपनी ने हर साल 2 लाख रुपए, 2, 15, 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट इंकर्ड की है और कैश रिसीव उसने बताया 25, 32 और ये। तो खैर मैंने कहा कि सर अगर मैं इसका सोल्यूशन बताऊं तो 9,60,000 रुपये को 3 से डिवाइड किया, तो मैंने आपको जैसे बताया था तो वो आ गया था हमारे पास 320, वो एग्जैक्ट ये आ रहा है। आगे मैंने कहा सर अगर मैं हर साल का पीएनएल बनाता तो पीएनएल के अंदर मैं क्या करता, 320 का रेवेन्यू, कॉस्ट जो इनकर होती जा रही है वो होती जा रही है। और अगर मैं पहले साल की एंट्री बनाता तो क्या बनाता? सर पहले साल की एंट्री में 320 का रेवेन्यू है, 320 का रेवेन्यू है, और देखो उसने क्या लिख के दिया है कि पहले साल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25% मिला। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी आपकी 9,60,000, और 9,60,000 रुपये पे आप 25% लगाओ तो आपको 240 मिले हैं, और आपने रेवेन्यू बुक किया 320 का, बाकी आपका रिसीवेबल हो गया, और आपने जो खर्चा किया वो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और कैश क्रेडिट। तो सर दिस इज हाउ यू डू अकाउंटिंग ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि स्ट्रेट लाइन पे बुक होता है। बात क्लियर है सर? अब हम इसको ऑल टुगेदर लेके चल देते हैं अपने ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आ जाएं जी। हमने कहा सर अगर हम अब बात करें ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि होते हैं लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था क्लासेस के अंदर, आपने जहां कहीं से भी पढ़ा होगा आपको पता होगा कि ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जिसके अंदर आपको जो अब उससे पैसे मिलने हैं वो कम है, उस पर लगने वाली कॉस्ट ज्यादा है ओवरऑल बेसिस पे। ओवरऑल आपको नुकसान हो चुका है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ओवरऑल नुकसान हो चुका है। तो वो कहता है ये कि भाई जब आपका ओवरऑल नुकसान हो चुका है तो उस ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट के लॉस को इमीडिएटली बुक करो, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि आपको नुकसान हो चुका है। बात क्लियर है? तो आए जी सर, देखें यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट वेयर द अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कॉस्ट बढ़ गई और उससे आने वाली जो बेनिफिट्स है वो क्या है, कम है, तो उसकी अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए। उसकी अकाउंटिंग होती है टेक्निकली IAS 37 के हिसाब से। चलें जी, आ जाए जी, देखते हैं इसमें क्या सीन है। हमने कहा कि भाई आप ये देखें, एक एग्जाम्पल है जिसमें आपने देखा पहले साल के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल था, ये पहले साल में कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल था। तो आपके सामने देखें यहाँ पर पहले साल की अकाउंटिंग मैंने क्या की होगी। सिंपल, मैं अगर यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेटर निकाल लूं तो मैंने कहा पहले साल के अंदर मैंने 40,000 रुपये को डिवाइड किया होगा 1,60,000 रुपये से,
तो ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गया 25%। अभी देख लेते हैं, देखिए पहले साल में आपके सामने 25% आ रहा है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, वो आपने क्लैरिटी से देखना है। आगे जी, फिर हमने कहा पहले साल का अगर मैं एजेड का पीएनएल बनाऊं तो ये आपके सामने आ रहा है कितना, 10,000 रुपये का प्रॉफिट। कैसे निकाला भाई हमने ये 10,000 रुपये का एजेड का प्रॉफिट, 25% लगा दो 2 लाख रुपए पे, ये आ गया। और आप यही 1,60,000 रुपये पे 25% लगा दो टोटल कॉस्ट पे, वो ये आ गया 40,000 रुपये। तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है, तो आपने कहा पूरे 3 सालों के कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 का प्रॉफिट इस साल बुक हो गया। हमने कहा चलो मेक सेंस, अगले साल आ जाओ। प्लीज यार ये बहुत फोकस होकर सुनना, क्योंकि ये मैं बता भी चुका हूं, मैं वापस से रिकैप दे रहा हूं उसका। अब जब आप आगे आए तो आपने कहा कि भाई आपका ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग हो चुका है। क्या हो चुका है? लॉस मेकिंग। तो एज एड पे आपको इतने तक का लॉस बुक कर लेना चाहिए। कैसे? मैंने कहा कि भाई जब मैं अगले साल आया तो मैंने कहा मेरी टोटल कॉस्ट कितनी लगनी है, तो आपने कहा भाई 1, 30 और 90। मैंने कहा भाई 1,30,000 प्लस 90, आपकी टोटल कॉस्ट है 2,20,000 और अब आप इससे कमाएंगे 2 लाख रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूं कुल मिला के आपका 20,000 रुपये का लॉस है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। 20,000 रुपये का लॉस है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ये आपको कब पता लगा है? दूसरे साल के आखिर में। तो अब मैंने कहा चलो सर 20,000 का लॉस है, ये बात हमें समझ आती है। अब हम सिंपल एक काम करते हैं, 1,30,000 को मैं डिवाइड कर दूं, 1,30,000 को डिवाइड कर दूं किससे? 2,20 से। तो मैंने कहा ये देखें 59.09% मेरा काम हो चुका है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे आप आज तक, मेरी बात बहुत फोकस होकर सुनिएगा, जैसे आप आज तक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आज तक का सब कुछ बुक कर लिया करते थे, तो यहाँ पे भी आज तक का लॉस बुक हो जाना चाहिए। तो मैंने सिंपल क्या किया, इसी परसेंटेज को अप्लाई किया अपने रेवेन्यू के ऊपर। तो मैंने कहा 118,182 का रेवेन्यू आज तक बुक हो जाना चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अगर मैं वापस से ये हरकत करूं कि 1,30,000 को डिवाइड करूं 2,20 से, तो ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गया और इसको मैं टोटल कॉस्ट से भी मल्टीप्लाई कर लूं, तो मैं कह रहा हूं आज तक इतनी कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए। तो मेरा लॉस कितना बुक हो जाना चाहिए? 11818 का आज तक की बात कर रहा हूं। एंड एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, तो पहले साल में मैंने एंट्री बनाई होगी, पहले साल 40,000 रुपये की इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, फिर 40,000 रुपये की इन्वेंट्री क्रेडिट COGS डेबिट, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग भी सिखानी है, साथ साथ रिवाइज करवा रहा हूँ, वो साइड में हो गया। फिर मैंने लास्ट ईयर रेवेन्यू बुक किया होगा 50,000 रुपये से, 50,000 रुपये से, क्योंकि एज एड फॉर द ईयर सेम है पहले साल में। क्लियर है? एज एड फॉर द ईयर पहले साल में सेम है। तो मैंने पहले साल में अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट किया होगा 50,000 रुपये से। 10,000 रुपये का प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूं, 10,000 रुपये का प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूं। आपको बता रहा हूं अभी वापस से, 10,000 रुपये का प्रॉफिट पहले साल में बुक हो चुका है। अब हालात वाकयात ऐसे हैं कि वो कह रहा है कि आज तक 11,818 का लॉस बुक हो जाना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं? आज तक 11,818 का लॉस बुक हो जाना चाहिए। तो अब आप खुद दिमाग लगाएं, फॉर द ईयर में जो सिंपल बात करने लगा हूं मैं, फॉर द ईयर में आपको पता है क्या करना है? फॉर द ईयर में करना यह है कि एक तो पहले पिछला बुक किया हुआ आपका प्रॉफिट रिवर्स होगा और मजीद ये बुक होगा। अभी करके देखते हैं, इधर आ जाए। मैंने कहा कि सर अगर मैं यहां पे आपको ये करके दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझ आएगा ये वाला मामला। मैंने कहा सर ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, रेवेन्यू ₹2 लाख और यहां पे भी रेवेन्यू हमारा ₹2 लाख। सही है? ये काम हो गया। CTD कॉस्ट टू डेट हम देख लें यहां से 40 और 31। सही जी, प्रॉपर रिवीजन कर लेते हैं ताकि कम से कम टाइम में सब कवर हो जाए। और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट यहां पे कितनी थी? 1,20 और यहां पे आ गई 90। ये हो गया लॉस मेकिंग। सही है जी।
स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लेते हैं सीधा सीधा। ये आ गया, ये आ गया, सही है जी, यही कहानी थी वहाँ पे। हमने कहा एज एड P&L बना रहा हूँ मैं, एज एड P&L में सेल्स, COGS, प्रॉफिट लॉस, सही जी, आपके लिए सिर्फ ये रेवेन्यू, ये और ये अमाउंट आ गई। ये आ गया, ये हिसाब किताब हुआ हुआ है मेरे बच्चों, ये हुआ हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि अकाउंटिंग तो फॉर द ईयर होनी है ना, फॉर द ईयर P&L, तो आप मेरी बात पे फोकस कीजिएगा। मैंने कहा पहले साल में तो बच्चों मैंने सिंपल क्या किया होगा, पहले साल में तो मैंने सिंपल यही कर लिया होगा, सही जी। दूसरे साल में मैंने कहा मुझे इतने का रेवेन्यू बुक करना है, इतने की कॉस्ट बुक करनी है। अब आप देखें दूसरे साल के अंदर आपका 21818 का लॉस बुक हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट की मद में, सेल और COGS के नाम पे। पता है इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ ये है कि आपका एक तो ये रिवर्स हुआ है, और ये तो कुल मिला के ये हुआ है फॉर द ईयर में। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अब मैं इन दोनों को सम करके दिखाऊं तो आपका आज तक का 11818 का लॉस बुक हो गया, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में होना भी यही चाहिए था, क्योंकि पहले वो प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो कह रहा है लॉस मेकिंग हो चुका है, तो लॉस मेकिंग की मद में इतना लॉस बुक हो जाना चाहिए। तो आपने जो फॉर द ईयर में 21818 बुक किया है उसमें पिछला 10 रिवर्स हो रहा है और मजीद लॉस बुक हो रहा है, तो आप जाके यहाँ पे पहुंचे हैं। बात क्लियर? यानी एज पर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए, तो आपने कर भी लिया। किस नाम से? सेल और COGS के नाम पे। पर अब ऑनवर्ड्स, अब गेम ये है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस है, तो वो कहता है प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट भी बुक कर लो, क्योंकि वो कहता है देखो यार आपने 11818 का लॉस बुक कर लिया, पर आपका टोटल लॉस कितना है? 20 का। तो सर क्या ये लॉस इनकर हो गया? नहीं भाई, वो कहता है जब आपको पता लग गया तो उसका प्रोविजन कर लो। तो मैं सिंपल क्या करूंगा? मैं सिंपल ये करूंगा कि इस 20,000 और इसका जो डिफरेंस है वो 8182 का मजीद लॉस बुक कर लूंगा। तो कुल मिला के मेरा हिसाब किताब ये हो गया। तो सर ये तो ऐसे ज़्यादा लॉस नहीं हो गया। अभी मैं आपको प्रूफ करता हूँ, कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। सिंपल अगर आप ये समझें कि पिछले साल में 10,000 का प्रॉफिट बुक हुआ था, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है ही नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट में तो आज तक आपका 11818 का लॉस बुक हो जाना चाहिए। मैंने कर लिया, किस नाम से? सेल्स और COGS के नाम से कर लिया ना, ये प्रूफ किया। इसको ये करो, ये हो गया। मैंने कहा मजीद मैंने ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये बुक कर लिया, तो कुल मिला के मेरा 20,000 का पूरा लॉस बुक हो गया, क्योंकि वो स्टैंडर्ड आपको कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जब आज आपको पता है कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग हो चुका है, तो जो लॉस बाकी रह गया है उसको भी आज बुक कर लो। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जिसको मैंने थॉरली अभी जल्दी कवर करा लिया है। इसको आप देखें, इसको आप रिवाइज करें। मैं अगली वीडियो में और भी रिवीजन कराता हूँ। जज़ाकल्लाह।